नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कानपुर, और इसी एक कानपुर की ये सच्ची घटना है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें एक ऐसा व्यक्ति जो जिस्म का भूखा होता है और उसके द्वारा जो कांड किया जाता है वाकई वो काफ़ी निंदनीय होता है। अपनी ही भाभी के साथ वो इतनी घिनौनी हरकत कर देता है जिसकी कभी कोई इसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। और लेकिन उसने तो हरकत कर ली, लेकिन जो उसका अंजाम होता है इतना खौफनाक होता है, इतना अजीब होता है कि जिसको सुनने के बाद वाकई सभी लोग जो थे वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यही नहीं बात ठहरती, जबकि जो लड़के का पिता होता है, जो जिसने ये हरकत की थी, उसके बारे में जब सभी लोग जब सुनते हैं तो वो भी लोग कहते हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज की जो सच्ची घटना है ये इसी तथ्य पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा वाकया कहाँ का है और कब का है और क्यों किया गया ऐसा। दरअसल जो आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहानी शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जिस प्रकार से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट आगे भी बनाए रखेंगे। चलिए सीधा सीधा कहानी पे आते हैं आज। दरअसल जो उत्तर प्रदेश का ज़िला लगता है कानपुर, इसी कानपुर का एक थाना लगता है घोसी थाना। इसी घोसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है जिस गांव का नाम बीबीपुर होता है। इसी बीबीपुर गांव में एक परिवार रहता है जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं वो अब्दुल होते हैं। अब्दुल के दो बेटे होते हैं, करीम और सलीम। उनकी एक पत्नी भी होती है जिनका नाम सकीना होता है। अब ये चार लोग जो हैं परिवार के, बेहद इनका परिवार जो होता है अच्छे ढंग से चल रहा होता है। जो बड़ा बेटा होता है वो बाहर रह के कमा रहा होता है, लेकिन जो छोटा बेटा होता है वो घर ही पे रहता है। और घर ही पे रहने के साथ साथ वो गांव में ही काम किया करता था, और काम करने में वो इतना निपुण था कि कोई भी काम उसको दे दिया जाता तो वो हर काम को कर लिया करता था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पैसा जो लड़का था वो छोटा वाला ही कमा रहा था। जैसे ही उसका जो बचपन था, बचपन में पिता जो थे वो विकलांग हो जाते हैं, वो कोई काम धाम कर नहीं पाते, इसलिए जो बेटे होते हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। और जिम्मेदारियां जब संभाल ली उन्होंने, तो फिर जो छोटा बेटा होता है वो काफ़ी मेहनती होता है। बड़ा भाई जो होता है वो तो बाहर चला जाता है, मुंबई चला जाता है कमाने के लिए। लेकिन जो छोटा भाई है वो घर में सबसे छोटा भी था, लेकिन गांव में मजदूरी का काम करता है। अगर जो भी उसको काम मिलता है, उस काम से जो भी पैसे मिलते उस पैसे को ला करके अपने परिवार में दे दिया करता था। ऐसे उन लोगों का गुजर बसर चल रहा होता है। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते हैं, और बड़े होने के साथ साथ जो सलीम होता है, सलीम धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो इनकम होती है वो भी बढ़ती जाती है। साथ ही साथ उसके जो दोस्त होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। अब ऐसे ही जो सलीम था उसकी संगति इतनी बुरी हो जाती है कि पैसे तो वो सबसे ज़्यादा कमा रहा होता है, लेकिन पहले तो वो अपने सारे पैसे घर पे दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसके दोस्त बढ़ते गए, उसकी जो लत थी वो बुरी होती जाती है। और साथ ही साथ वो दारू पीने लगता है, गलत संगति का असर हो जाता है, वेश्याओं के पास जाता है। ऐसे ऐसे वो बहुत सारे कांड करने लगता है, जिसमें जो पैसे उसके होते हैं सारे पैसे खर्च हो जाया करते थे। पिता जब भी पैसे मांगते तो फिर वो कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। अब धीरे धीरे परिवार में जो माँ होती है वो बूढ़ी हो चली थी, और कहीं ना कहीं उस घर में बहू की ज़रूरत थी। अब मुस्लिम भाइयों में सबसे ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि घर की ही, जैसे कि अपना दूध का जो रिश्ता होता है उसको छोड़ करके ऐसे ही जो रिश्ते होते हैं वो बना लिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था। करीम का रिश्ता जब तय हुआ तो बगल के ही, यानी कि अपने ही भाई के जो लड़की होती है उसी लड़की के साथ, यानी कि एक घर छोड़ के जो दूसरा घर होता है उसी घर में अपने बेटे का, यानी करीम का रिश्ता तय होता है। और जो रिश्ता तय होता है वो लड़की जो होती है वो बेहद खूबसूरत होती है।
धीरे धीरे जो करीम था, करीम और ये जो लड़की होती है जिसका नाम रुबीना होता है, रुबीना से बातचीत होती रहती है। इन दोनों में बातचीत और इन दोनों की जो आशिकी थी वो बढ़ती ही जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रहा था शादी का, वैसे वैसे परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी और जो सभी लोग होते हैं वो अपने अपने काम में अस्त व्यस्त होते हैं। अब इधर जो सलीम होता है, जब एक दिन उसको सोचता है कि क्यों ना चल करके मैं अपनी होने वाली भाभी से, रुबीना से मिल करके आऊँ। अब ऐसे ही करके जो सलीम था वो अपने भाभी के घर पे, यानी कि घर पे तो कोई खास दूरी पे था नहीं, घर तो बगल में ही था। अब इसीलिए जो सलीम था वो सीधे अपने भाभी के घर पे पहुंचता है। लेकिन उस वक्त घर में कोई नहीं होता है। जब घर में कोई नहीं होता है तो जब रुबीना थी, अब उसको जानती भी थी सलीम को, क्योंकि वो होने वाला उसका देवर भी था और बचपन से वो दोनों वहीं पर रहे, पले बढ़े थे, सब एक दूसरे को जानते ही थे। अब इसीलिए जो रुबीना होती है वो दरवाज़ा खोल देती है और जो सलीम होता है वो घर में आ जाता है। जब सलीम घर में आता है तो फिर जो उसकी भाभी होती है, यानी कि जो रुबीना होती है, वो चली जाती है चाय बनाने के लिए और चाय बनाते हुए वो उससे बात कर रही होती है कि बताओ क्या बात है और सब कैसे चल रहा है, शादी का माहौल कैसा चल रहा है। तो इस पर जो सलीम होता है वो पूछता है कि बाकी घर के लोग कहाँ गए हैं। तो इस पर जो रुबीना होती है वो कहती है कि सभी लोग बाजार गए हुए हैं, सामान जो भी खरीदना था सभी सामान खरीदने के लिए गए हैं, क्योंकि शादी में तकरीबन 4 ही दिन बस बचे हैं, इसीलिए सभी लोग जो है वो सामान खरीदने गए हुए हैं। इस पर जो सलीम होता है वो कहता है कि ठीक है, मेरे घर पे भी सभी लोग खरीदारी में ही अस्त व्यस्त है, इसलिए मैं सोचा कि आपके यहाँ चलूँ और आपसे आपकी खबर लेते आऊँ कि आप कैसी हैं और बाकी यहाँ पर भी क्या हो रहा है। अब इसी को बात को लेकर के इन दोनों में बात हो रही होती है। तो वैसे ही इन लोग जो सलीमा होती है उसका जब चाय बन जाता है तो वो सीधे माफ़ी चाहते हैं, जो रुबीना होती है, रुबीना चाय लेकर के अपने यानी होने वाले देवर के पास आती है और जैसे ही देने के लिए झुकती है तो उसके उसके बदन से जो दुपट्टा होता है वो गिर जाता है। जैसे दुपट्टा गिरता है अपनी ही भाभी के, जब वो बदन को जब देखता है, यानी कि उसके स्तन को देखता है, तो वो खुद का नियंत्रण जो है वो खो बैठता है और कहीं ना कहीं जो उसके अंदर का शैतान होता है वो जाग जाता है। वो पहले तो खुद को बहुत कंट्रोल करता है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, लेकिन जो उसके मन के अंदर का जो शैतान होता है वो जब जाग ही उठा था तो आखिर वो कर भी क्या सकता है। भाभी जो उसकी होती है वो धीरे धीरे अपना दुपट्टा संभाल रही होती है, लेकिन इधर जो सलीम है वो चाय तो पी ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ अपनी भाभी यानी रुबीना को गंदी निगाहों से देखने लगता है। चाय पीते पीते वो दोनों से बातचीत करते हैं और बातचीत करने में वो कहता है कि ये तुम्हारे रोज़ जो है, यानी कि जो तुम्हारे स्तन है ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। इस पर जो भाभी है वो मजाक में ही कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। अब इस पर जो उसकी भाभी है उसको मजाकिया अंदाज में भी डांट भी देती है। इस पर जो सलीम है वो इस बात को बड़ा ही गलत तरीके से ले लेता है और वो सीधा अपनी भाभी के पास जा कर के बैठ जाता है और बैठ करके उससे मजाक करने लगता है। इस पर जो भाभी है उसको काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो सोचती है कि चलो देवर ही है, आखिर हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। अब इसलिए जो सलीम होता है इसी बात का फ़ायदा उठाता है और उसको वहीं पर फर्श पर पटक देता है और पटकने के बाद से उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। जब सलीमा है वो चिल्लाती है तो उसका वो मुंह दबाता है और उसको घसीटते हुए उसके मुंह में कपड़ा घुसेड़ता है और घुसेड़ करके उसको घसीटते हुए उसके रूम में लेकर के चला जाता है उठा करके, और फिर उसके रूम में उसको पटक देता है। इतने में सलीमा को जब रुबीना को जब मौका मिलता है तो वो अपने मुंह से कपड़ा निकाल देती है और निकालने के बाद वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इस पर जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी जब आते हैं, जब आवाज़ सुनते हैं तो वो सभी लोग दौड़े दौड़े आते हैं और दौड़ के आते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद है। तो आखिर अब कर भी क्या सकते हैं, दरवाज़ा को तोड़ने का एक ही उपाय होता है कि दरवाज़े को तोड़ दिया जाए, क्योंकि जो रुबीना है वो अंदर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ की अपनी जान की भीख मांग रही थी। अब इसलिए जो और भी लोग हैं वो अलग अलग रास्तों से हो करके वो सोचते हैं कि छत पे चढ़ा जाए। छत पे चढ़ करके एक लड़का जो है वो छोटा लड़का होता है वो दौड़ के छत पे चढ़ता है और छत पे चढ़ के जा करके अंदर से दरवाजे को खोल देता है। जब दरवाजे को खोलता है तो बाकी जो लोग हैं सभी लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जो सलीमा है, रुबीना है, वो है कहाँ पे आखिर। और रुबीना को ढूंढते हुए उसके कमरे में जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो देखने के बाद से कुछ लोग शांत एकदम, जो सभी वहाँ पे लोग थे वो सभी लोग एकदम शांत खड़े हो जाते हैं, चुप्पी साधे थे कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। दरअसल जो सलीम होता है वो इतना उसके ऊपर हवस का नशा जो है वो चढ़ चुका था कि वो उसको कुछ सूझ नहीं रहा था और उसने अपने भाभी को
अपने मुंह से उसके मुंह को यानी कि होंठ को दबा रखा था ताकि वो चिल्ला ना सके, और उसको उसके स्तन को वो जोर से दबा पकड़ लिया था हाथ में, और पकड़ करके वो उसको इतनी बुरी तरीके से उसके साथ ट्रीट कर रहा था। इस वजह से जो रुबीना होती है वो दर्द से तड़प रही होती है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। इसमें जब मौका पाते हुए वो चिल्लाने की चीखने की कोशिश करती है। जब वहाँ पे जो लोग पहुँचे हुए थे, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस सलीम को वहाँ से उसको खींच करके और हटा देते हैं। जब सलीम को हटाते हैं, इस पर जो सलीम है उसको सलीम को घसीटते हुए लोग वहाँ से सीधा ले करके उसके घर पे जाते हैं। और जब घर पे जाते हैं तो वहाँ पर जो उसके पिता यानी अब्दुल घर पे होते हैं, उससे जब उनके उस लड़के के बारे में ये जब बात बताई जाती है तो उसका जो पिता था वो एकदम गुस्से में लाल हो जाता है और कहता है कि इसकी जो संगति है वो क्या काफ़ी बुरी है, इसीलिए ये ऐसा कर दिया है। लेकिन उसने एक डंडा उठाया और डंडा उठा करके उसको पीटने लगता है और बहुत ज़्यादा ही पीटता है। और पीटने के बाद तुरंत एक अपना वसीयतनामा बनवाता है और कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, और एक वसीयतनामा बना करके वो सीधा जो उसका भाई जो होता है यानी करीम होता है, करीम को अपनी जो सारी जायदाद होती है, सारी जायदाद करीम को लिख देता है। लिख करके और सीधा वो वहाँ से उसको उस लड़के को पकड़ता है, उसके कॉलर को, और कॉलर को पकड़ करके उसको घसीटते हुए घर से बाहर लेकर के जाता है, गली में लेकर के जाकर छोड़ देता है। कहता है कि तुम मेरी आज के बाद संतान नहीं हो और तुम्हारा इस घर से कोई भी रिश्ता नहीं है। अब इस पर जो सलीम था वो इस बात को सुनता है तो वो काफ़ी दुखी होता है, लेकिन वो कर भी अब क्या सकता था। वो चुपचाप वहाँ से उठता चला जाता है, और जाने के बाद से जो सभी लोग थे अपने अपने शादियों में काम में जब व्यस्त हो जाते हैं, यानी कि शादी के ठीक एक दिन पहले का ये वाक़या है। यानी कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये 24 जनवरी 2024 की ये बात है। 24 जनवरी 2024 को जब शादी के लिए जब बारात निकल रही, बारात के एक दिन जाने से एक दिन पहले जो सलीम एक लड़का होता है, सभी लोगों को पता था कि सलीम को बेदखल कर दिया गया, सलीम यहाँ से चला गया है। लेकिन तब तक एक जो छोटा लड़का होता है वो दौड़ते हुए आता है, और दौड़ते हुए आकर के अब्दुल से कहता है कि आप जल्दी चलिए, जल्दी से, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। इस पर जो लड़का है या जो अब्दुल है वो कहते हैं कि अच्छा क्या हुआ है, तो वो भी दौड़ते भागते जाते हैं। जब दौड़ते भागते जाते हैं तो देखते हैं कि जो उनका जो बड़ा बेटा है करीम, उसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से चाकू मार दिया है। चाकू मार करके वो खून से लहूलुहान होता है, लथपथ होता है, तड़प रहा होता है। लेकिन सब कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये वाक़या क्या हुआ, आखिर इसके साथ ऐसा किया किसने। लेकिन जो अब करीम होता है, करीम ये बता देता है कि इसके साथ जो व्यवहार किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि सलीम ने ही किया है। लेकिन सलीम वहाँ से मौके से फ़रार हो गया रहता है। अब्दुल जो था वो अपने बेटे करीम को ले करके और गांव वालों की मदद से सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के दौरान ही वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब इधर शादी का माहौल है, लेकिन जो शादी का माहौल था वो मातम में बदल जाता है, और मातम में बदलने के बाद से फिर पुलिस आती है। और पुलिस आने के बाद पुलिस जब पूछताछ करती है तो उसमें सभी ने बता दिया कि ये जो किया धरा है वो कोई और नहीं बल्कि सलीम का ही है। सलीम इनका जो अब्दुल का छोटा बेटा है। अब इसी वजह से जो पुलिस है उसकी तफ्तीश जारी करती है और उसके बेटे यानी सलीम को पकड़ लेती है और पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। अब इधर जो अब्दुल है ये कहीं ना कहीं पछतावा इसको हो रहा था, और बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, परेशान हो रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि जो भी हुआ है इस लड़के की यानी अपने बड़े बेटे की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। अगर मैं सलीम को अपनी जायदाद से बेदखल नहीं करता तो ये ऐसा नहीं करता, और ना ही आज इतना बड़ा कदम उठाता, बल्कि सभी जो थे वो खुशी खुशी रहते। इस पर जो बाकी लोग थे उन्होंने समझाया कि आपकी कोई गलती नहीं है, जो भी किया धरा है वो सलीम का है, सलीम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक पिता तो पिता ही होता है, और वो सारी गुनाहों को अपने सिर ले रहा था, यानी अपने आप को ही गुनहगार मान रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पुलिस की जो प्रक्रिया है वो तो मान लीजिए होगी ही, सलीम ने जो किया वो क्या गलत था क्या सही था, आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आजकल इस दुनिया में हैवान बहुत भरे हुए हैं, कब किसके अंदर हैवान कौन सा जग जाएगा पता ही नहीं चल पाएगा। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है, सुबोध कुमार जी हैं BSF
में है ये सिलीगुड़ी से, अनिल चौधरी जी हैं, बीकानेर जेल से हैं, अवधेश कुमार जी हैं, साहिल जी हैं, राजेश शास्त्री जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं। अगले नंबर पे हैं अभिषेक कुमार जी, राघवेंद्र यादव जी, विनीत चतुर्वेदी जी। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए, कहानी कैसी थी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ क्या होना चाहिए था, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।